हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 11 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू में देखेंगे हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है। तो चलते हैं। उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज का पहला मुद्दा देखते हैं क्या है। पहला मुद्दा है हमारे पास कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, जरा देखते हैं। क्योंकि हाल ही में क्या है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे पीएम जो है मोदी जी वहाँ 3 दिन के दौरे पे वो पहुंचेंगे, जिसमें होगा क्या, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व होगा, और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस जो राजकोट में होगा, और शौर्य यात्रा जो सोमनाथ मंदिर के रक्षा में बलिदान देने वाले के सम्मानों में ये क्या निकाला जाएगा, शौर्य यात्रा निकाला जाएगा। ओके, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ओके, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं। तो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये याद रखिएगा किसको है, तो ये शिव को समर्पित है। ठीक है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ये प्रथम माना जाता है। और इनकी जो कहाँ पे ये है, तो प्रभास पाटन गिर सोमनाथ जिला जो गुजरात में है वहां पे ये स्थित है। ओके, और अरब सागर तट के पास ही पर ये स्थित है। कौन? आपका सोमनाथ मंदिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसके जैसे होता है स्कंद पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, ये सब में क्या है इसका उल्लेख मिलता है कि इसका सोमनाथ मंदिर का। मंदिर को इतिहास में कई बार ध्वस्त किया गया है। जो आप जब मेडिवल पढ़ोगे ना, तो एक महमूद गजनबी करके है जो 1025 में इसको सोमनाथ को मतलब ध्वस्त किया था और प्लस में लूटा था। ठीक है, ओके, 25 बार लगभग मतलब इसको लूटा था इसने। आप जब मेडिवल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बाद में क्या है, अन्य आक्रमण भी इस पर हुआ, इस मंदिर पे, और प्रत्येक बार मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, और जो क्या है भारतीय संस्कृति जीवटता का प्रतीक मतलब माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक जो पुनर्निर्माण हुआ ना, उसके बारे में क्या है, आधुनिक पुनर्निर्माण जो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद, हमारा जब 1947 के बाद क्या होगा कि मतलब इसमें कि पहल पहल जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। पुनर्निर्माण जो आरंभ हुआ था 1947 में हुआ था, इसका उद्घाटन जो हुआ था 1951 में हुआ था। उद्घाटनकर्ता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, महत्वपूर्ण एक फैक्ट है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन में नहीं गए थे, धर्म और राज्य के पृथकता के कारण। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं एक स्टोरी हुआ था आपका। स्टोरी ये था कि भारत के जो राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो उन यहाँ पे जो राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का एक वर्चस्व जब कब शक्ति ज्यादा हो जाता है, इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति उस समय इनकी शक्तियां जो है आपका पीएम से भी अधिक मतलब था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि इनके पास बहुमत थे। ठीक है, ये जो थे ना इंडिपेंडेंट थे। ठीक, और अब के डेट में है जो ऐसे राष्ट्रपति आपको बहुत कम मिलेंगे। और ये कहानी यही हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू इनको मना किए थे, मना करने के बावजूद भी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब ये उद्घाटन में गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जो स्थापत्य शैली क्या है आपका, मतलब कौन सा शैली में बना हुआ है, तो चालुक्य ये सोलंकी शैली है। इसका जो है ये है ना कि आपका नागर का उप शैली होता है। नागर जैसे देखिए आपका क्या है ना, तीन शैलियां होता है। ठीक है, आपका 3 शैली होता है। पहला होता है आपका बेसर हो गया। ठीक है, बेसर हो गया। दूसरा क्या हो गया, नागर हो गया। और आपका थर्ड क्या हुआ, आपका द्रविड़ हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा शैली में है, तो आप याद रखिएगा ये चालुक्य या सोलंकी शैली है। जिसका किसका ये उपशैली है, ये आपका नागर का उपशैली है। ओके, नागर का उपशैली है। ठीक है, शिखर पर क्या होता है, कलश होता है, ध्वज होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, अब विशेषताएं थोड़ा सा जानते हैं। विशेषताएं ये है कि आपका, एक मिनट, विशेषताएं हैं इसके, मंदिर के सामने समुद्र की ओर कोई भूमि अवरोध नहीं है। ठीक है, मतलब मंदिर के सामने की ओर जो है ना कोई भूमि का अवरोध नहीं है। अखंड दृष्टि रेखा है, यानी एरो ऑफ सोमनाथ है। ठीक है,
आपका पांचवा क्या है, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या दिखाता है कि शैव परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, श्रवण मास एवं महाशिवरात्रि पर विशेष यहाँ आयोजन होता है और राष्ट्रीय स्वाभिमान और आस्था का ये प्रतीक माना जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या है आपका कि सौर यात्रा क्या है। ठीक है, तो सौर यात्रा जो है, सौर यात्रा एक स्मरणात्मक जो है और सम्मान समारोह है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि वीरता और बलिदान और राष्ट्र रक्षा में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान देना होता है। ठीक है, शौर्य का शब्द का अर्थ होता है, सौर मतलब होता है वीरता और पराक्रम या साहस। ठीक है, सौर का मतलब क्या हुआ आपका, वीरता, पराक्रम या साहस होता है। ओके, यात्रा का मतलब क्या हुआ, जुलूस या प्रतीकात्मक मार्च। ठीक है, अर्थात वीरता की स्मृति में आयोजित होने वाली यात्रा को ही क्या कहा जाता है, आपका सौर यात्रा कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान जो क्या है संदर्भ में क्या है कि स्थान जो है आपका सोमनाथ गुजरात में सौर यात्रा निकलेगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के दौरान, ये दौरे के दौरान होगा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की ये इसका उद्देश्य जो है आपका सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देगा और भारतीय इतिहास में शौर्य और आत्मसम्मान की परंपरा को ये उजागर करेगा। ओके, इसका सौर यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य हम लोग जब देखते हैं क्या है, इतिहास के गुमनाम नायकों को सम्मान करना है। ठीक है, सम्मान दिलाना है और युवाओं को राष्ट्र भक्ति एवं प्रेरणा दिलाना है। ठीक है, संस्कृति धरोहर की रक्षा करने का संदेश भी देना है और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सुदृढ़ करने का भी आपका संदेश देना है। ओके, सौर यात्रा कोई, एक बात आप जान लीजिएगा कि सौर यात्रा जो है ना, कोई एक अस्थाई संस्कारी संस्था नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक और स्मृति कार्यक्रम है। ठीक है, कोमरेटिव जो है इवेंट है। ओके, अगला जो हम लोग देखते हैं इसका जो आपका एमसीक्यू जो देखते हैं, एमसीक्यू आप लोग देखिएगा कि क्या है। इसके लिए जो एमसीक्यू लगाया गया है कि सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं, पहला कथन सही हो गया हमारा। सेकंड क्या हमारा दे रहा है कि इसका आधुनिक पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में हुआ। तो ये भी सही है हमारा। यह नागर स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो ये भी है कि उप शैली जो है हमारा चालुक्य और सोलंकी जो शैली बोला जाता है, उपनगर उप उप ये क्या होता है आपका उपनागर शैली का, ये स्थापत्य शैली का ये मतलब क्या है कि ही विशेषताएं हैं चालुक्य। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा हमारा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे लगाया हुआ है कि आपका हाल ही के समाचार में उल्लेखित सौर यात्रा का संबंध किससे है। तो ये भी हम लोग देखते हैं किससे है, हमारा सोमनाथ मंदिर के रक्षा एवं बलिदान देने वाले योद्धाओं से है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे लिए मुद्दा है आपका क्या है, देखते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट लॉन्चेज ड्राइव टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ। क्या है ना कि गवर्नमेंट एक मतलब स्कीम लॉन्च किया है, मतलब योजना लॉन्च किया है। ये क्या है कि मतलब जो आप ड्राइव करते हैं ना, ड्राइव मतलब जो गाड़ी वाहन चला जाता है, उससे जो एक्सीडेंट होता है, उससे एक्सीडेंट से जो मौत हो जाता है, उनको कम करने के लिए क्या किया गया, एक योजना लाया गया है। ओके, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा ने क्या किया है, सेव लाइफ फाउंडेशन जो है क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्या है इसको कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग जो मंत्रालय है ना, वो सेव लाइफ फाउंडेशन एक एनजीओ है। ठीक है, के सहयोग से क्या है कि देश के सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले 100 जिलों को इसमें क्या किया गया है, पहचाना गया है पहले। ठीक है, देखिए पहले डाटा एकत्रित किया गया। ठीक है, इन जिलों में डेटा आधारित जीरो फर्टिलाइटीज मतलब जो है फर्टिलाइटीज प्रोग्राम लागू किया जाएगा। ये क्या है कि इसका जो लक्ष्य रहेगा कि 2030 तक जो है ना, दुर्घटना से जो सड़क दुर्घटना से जो मौत होता है उसको 50% तक आपको कम करना है। ठीक है, और भारत की वैश्विक रोड सेफ्टी प्रतिबद्धता के अनुरूप होगा इससे। ओके, 100 जिलों चयन क्यों किया गया है, ठीक है, 100 जिलों का चयन क्यों किया गया है। ये जिले जो है ना 15 राज्य में फैला हुआ है। जो प्रमुख राज्य में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में 20 जिले हैं, तमिलनाडु में 19 जिले हैं, 11 में 11 जिले कहाँ है, महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में 9 जिले हैं। तो ये जिलों को पहचान किया गया है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है आपका दुर्घटना होता है। रीजन क्यों है, 63% जो सड़क दुर्घटना मृत्यु जो होता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग से, एनएच से जो होता है, नेशनल हाईवे से बाहर होती है। जैसे स्टेट हाईवे पे हो गया, स्टेट एक्सप्रेस पे भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड पे हो गया, लोकल रोड पे हो गया। इसलिए क्या कर रहा है, इसीलिए क्या है डिस्ट्रिक्ट को यूनिट
यूनिट ऑफ चेंज माना गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को क्या माना गया है? यूनिट ऑफ चेंज माना गया है। जिला स्तर पर फोकस का महत्व क्या है? मतलब अगर जिला स्तर पर ये फोकस कर रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सड़क दुर्घटनाएं अक्सर स्थानीय कारकों से भी प्रभावित होती है। जैसे खराब सड़क हो, डिजाइन डिजाइन हो गया, ट्रैफिक नियमों का कमजोर प्रवर्तन होता है। देखते होंगे कि आप लोकल जगह पे जाते हो, कोई ट्रैफिक का पालन नहीं होता है, ठीक है। ट्रैफिक नियमों का कमजोर प्रवर्तन हो गया, अस्पताल एवं आपातकालीन सेवाओं का भी तैयारी वहां सही नहीं रहती है। ओके, जिला स्तर पर क्या है आपका? ट्रैफिक पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं का समन्वय बेहतर होता है, ठीक है, जिला स्तर पर, इसलिए जिला का चुनाव किया गया है, ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति हम लोग जब देखते हैं तो क्या पता चलता है कि 2023 और 24 के डेटा के अनुसार क्या है कि 2023 में ना लगभग चार मतलब 4.80 लाख जो है सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें क्या हुआ आपका 1.72 मतलब 1,72,000 लोगों से भी अधिक मौतें हुई, ठीक है। 4,80,000 में से 1,72,000 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। दुर्घटना और मौत दोनों ही पिछले वर्ष की तुलना में और बढ़े हैं, 2024-25 में और भी बढ़े हैं। देखिए 2024 की स्थिति जो है आप देखिएगा कि दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़ के हो गया 1,77,117 तक 177 तक पहुंच गई, जो 2023 में 1,72,000 ही था, ठीक है, की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। यानी हर दिन लगभग क्या है कि आपका 480 लोगों का मृत्यु मतलब हो रहा है किससे? सड़क हादसे में। तो 480 लोगों का मृत्यु पर डे हो रहा है, ठीक है, अपनी जान गंवा रहा है। कल आपको अगर मिला के देखा जाए तो क्या है आपका भारत दुनिया में सड़क मृत्यु दर के हिसाब से सबसे बहुत ऊपर ही है, ठीक है। प्रमुख कारण क्या है इसका? तो ये आप देखिएगा, प्रमुख कारण है कि पहला क्या हो गया, ओवर स्पीडिंग करता है, जिस जो सबसे बड़ा कारण होता है ओवर स्पीडिंग करने का। हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना दूसरा कारण बताया जाता है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना थर्ड ये है आपका। अनधिकार चालकों का वाहन का संचालन हो रहा है, इसके कारण भी हो रहा है। खराब सड़क डिजाइन और परिवर्तन में कमी है, तो ये पांचवा है। ये सभी कारण दुर्घटना में वृद्धि का मुख्य कारक है, ठीक है। आपका जीरो फैटेलाइटीज जो आपका प्रोग्राम चलाया गया है, ये क्या है जरा देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है ना, जीरो फैटेलिटीज प्रोग्राम भारत सरकार जो है द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन एनजीओ जो है उसके सहयोग से ये शुरू किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, जीरो फैटेलिटीज प्रोग्राम किसके द्वारा है? तो सेव लाइफ फाउंडेशन एनजीओ द्वारा है और भारत सरकार मिलकर किया है। एक डेटा आधारित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है? ये एक डेटा आधारित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम है, जो पहले क्या है 100 जिलों को आप पहचान किया है, 100 जिलों में भी आपको बांटा है इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में शून्य मृत्यु माने जीरो डेथ की ओर बढ़ना, ठीक है। 2030 तक इसका लक्ष्य है कि 50% तक जो सड़क दुर्घटना मौत होता है उसको कम करना है, ठीक है। यह कार्यक्रम फिलहाल देश के जो 100 सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले जिला में लागू किया जा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे सोच क्या है? कार्यक्रम के पीछे सोच क्या है जो भी देखते हैं। सड़क दुर्घटना ये बोलता है कि अपरिहार्य का नहीं है बल्कि रोकने योग्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये प्रिवेंटेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अपरिहार्य है, ठीक है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। ओके, तो आगे क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि यदि सही रोड डिजाइन किया जाए, सख्त इन्फोर्समेंट किया जाए, प्रवर्तन लागू किया जाए, तेज आपका ट्रॉमा केयर हो, तो क्या होगा कि मृत्यु को रोका जा सकता है। इसी सोच को कहा जाता है विजन जीरो। तो आपसे पूछेगा अगर मान लिया जाए कि हालिया समाचार में आपका क्या है विजन जीरो क्या था आपका मतलब हेल्थ पर्सपेक्टिव से, तो आप क्या आपका आंसर क्या होगा? आपका सड़क दुर्घटना से होगा, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि विजन जीरो क्या है? तो विजन जीरो किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है कि रोड डिजाइन सख्त इन्फॉर्मेंट आपको करना, तेज ट्रॉमा केयर जो मृत्यु तक रोका जा सकता है, इसी सोच को क्या कहा जाएगा? विजन जीरो। और जीरो फैटेलिटीज प्रोग्राम को आपका ढांचा जो है ये देखते हैं। यह कार्यक्रम जो है ना 4E मॉडल, ठीक है, और डाटा ड्राइवन आपका गवर्नेंस पर आधारित है। तो ये 4E मॉडल क्या है ये पहले हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इसका मॉडल जो है ये क्या अपनाया है कि पहला है सड़क डिजाइन सुधार करेगा, ठीक है। पहले ये क्या करेगा ना रोड को बनाएगा, ठीक है।
तो रोड में क्या सुधार किया जाएगा ये भी देखते हैं। रोड सेफ्टी ऑडिट करेगा, ये खतरनाक स्थानों जैसे ब्लैक स्पॉट की पहचान करेगा, ठीक है। लो कॉस्ट और क्विक बिल्ड इंटरवेंशन जैसे मतलब खराब चौराहों को सुधार करेगा, यू टर्न और ब्लाइंड कर्व्स को ठीक करना होगा, स्पीड क्लेमिंग मेजर्स करना होगा, रोड मार्किंग एंड इसका सिग्नल करना होगा। ये सब पर ये क्या करेगा, सुधार करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा कैसे, पहला क्या हो गया, इंजीनियरिंग, ठीक है। पहला ई में क्या होगा, इंजीनियरिंग, जो क्या करेगा, सड़क डिजाइन सुधार करेगा। इसके कारण क्या है कि 100 जिलों में 58% जो मौत होता है ना, 58% केवल कुछ हजार क्रिटिकल लोकेशन पर ही होती है। तो इसलिए भी पहले क्या करा जाएगा, इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है 4E में आपका इन्फोर्समेंट पे ध्यान दिया जाए, यानी कानूनों को प्रभावी प्रवर्तन बनाना है। क्या किया जाएगा इसमें, डेटा के आधार पर क्या करेगा कि हाई रिस्क लोकेशन को मतलब आपका डिवाइड करेगा, ठीक है। हाई रिस्क टाइम विंडो जैसे रात, सुबह, त्योहार सभी में ये खुला रहेगा। इन समय स्थानों पर क्या किया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त इसमें क्या किया जाएगा, आपका तैनाती किया जाएगा। रात को, सुबह को जो है ना, इसमें क्या है कि ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त तैनाती किया जाएगा। और ओवर स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग पे सख्ती से मतलब कानून को लागू करेगा। हेलमेट, सीट बेल्ट इन्फोर्समेंट करेगा आपका। और इसका उद्देश्य जो है ना कि जो रिएक्टिव पुलिसिंग नहीं, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को मतलब करना। ये नहीं कि रिएक्ट कीजिए, आप प्रिडिक्टिव कीजिए, ठीक है। तो ही इसमें सुधार आएगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा ई का मतलब क्या है यहाँ पे, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, ठीक है। गोल्डन आवर बचाना, ठीक है। क्या है, क्या किया जाएगा इसमें कि एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम को सुधारा जाएगा। तुरंत मतलब आपका एम्बुलेंस बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर घटना कोई हुआ तो आपका एम्बुलेंस का जो रिस्पांस टाइम है वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इसका जो टाइम में सुधार है। अभी क्या है कि बहुत सारे हैं कि मतलब समय पे एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण भी क्या हो रहा है, आपका मौत हो जा रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे पुलिस हो गया, स्थानीय लोग हो गया, हॉस्पिटल्स की मतलब ये पुलिस और स्थानीय लोगों को आपका क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और हॉस्पिटल्स की तैयारी जैसे ट्रॉमा केयर कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और गोल्डन आवर जैसे पहले 1 घंटा को ही गोल्डन आवर कहा जाता है, ठीक है, में इलाज सुनिश्चित कराना है। इसका जो कारण क्या बनता है आपका कि कई मौत जो होता रहा है ना आपका दुर्घटना के बाद जो होता है इलाज में देरी के कारण होता है। जैसे आपका एम्बुलेंस सही समय पे नहीं आया, लोगों क्या होता है कि रील्स बनाने लगते हैं, आपका वीडियो करने लगते हैं। तो ये क्या है, इसी चीज को क्या करेगा ना, पहले तो ये क्या करेगा कि एम्बुलेंस का जो टाइमिंग है वो सुधारेगा। फिर यह है कि पुलिस और स्थानीय लोग जो वहाँ के मतलब जहाँ पे हो रहा है ये दुर्घटना, तो उन लोग को क्या करेगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आप पहले क्या है प्रिवेंटिव कीजिए, ठीक है। और फिर क्या होगा, हॉस्पिटल की तैयारी किया जाए, जैसे ट्रॉमा केयर कैपेसिटी को ये बढ़ाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि गोल्डन आवर में ही उसका इलाज हो जाएगा, यानी 1 घंटा के अंदर ही मतलब इलाज होगा, उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। और 4E का मतलब क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्या किया जाएगा, स्थानीय स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। और ड्राइवर समुदाय पर भी ये फोकस किया जाएगा। हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड डिसिप्लिन पर जोर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है आपका कि बिहेवियरल चेंज के बिना जीरो डेट संभव नहीं है। इसलिए पहले क्या करेगा कि व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, उसके बाद क्या करेगा, जीरो डेथ की ओर बढ़ेगा। तो ये हमारा 4E का मतलब था। और एक और दिया गया था इसमें कि जो गवर्नेंस का है कि डाटा ड्राइवन अप्रोच का मतलब कार्यक्रम की रीड जो है 2023 और 24 में 100 जिलों में आपका क्या है, आपका 89,000 मौत हुआ है, जिसमें 17,331 क्रिटिकल क्रैश लोकेशन पर हुआ है। और कोलिजन टाइप्स एनालिसिस किया गया है, तो इसमें पता चला है कि रियर एंड जो है ना आपका 26% है, और हेड ऑन जो है आपका 23% है। और पेडेस्ट्रियन मतलब जो आप पैदल यात्रा कर उस पर क्या है 23% मतलब मौत हुआ है। इसी डेटा के आधार पर नीति और कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। अब हमारा इसका एमसीक्यू है, आपका एमसीक्यू है जीरो फैटेलिटीज प्रोग्राम का मुख्य आधार क्या है, तो क्या है आपका, इसमें क्या करेगा ना
कि इसमें केवल सड़क निर्माण नहीं, डाटा आधारित जिला स्तरीय हस्तक्षेप है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आपके लिए एक मेंस का भी क्वेश्चन है, तो आप ये मेंस का भी क्वेश्चन देखिएगा कि जीरो फैटेलिटीज प्रोग्राम भारत में सड़क सुरक्षा के लिए एक समग्र और डेटा आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके ढांचे और महत्व का चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आप 150 वर्ड में आप लिख सकते हैं। हमारा वेब्स एकेडमी 24 जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाके सबमिट कीजिए। आपका आंसर चेक होकर आपको फीडबैक मिलेगा। और हमारा एक मुहिम है कि आप वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वन के हमारा एक मुहिम है, जिससे क्या हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत जल्द ही आपके लिए वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी फैमिली की ओर से आपके लिए बहुत अच्छे बेहतरीन क्लास का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाया जा रहा है बहुत जल्द आपके लिए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले क्या है कि हमारा एक मतलब लक्ष्य है या मुहिम चलाया गया है कि 1K जो है आपका सब्सक्राइबर आप करवाइए। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें योगदान अपना दीजिए और आप वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी का मेंबर बनिए, और ताकि आपका एग्जाम सही वे में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। अगला जो हमारा मुद्दा है, क्या सबरीमाला टेम्पल इन न्यूज। क्या है सबरीमाला टेम्पल का? देखिए, सोमनाथ भी हो गया, अब सबरीमाला के बारे में भी पढ़ना है। पहले तो है कि सब क्या है न्यूज में, क्यों आया है चर्चा में। सबरीमाला स्वर्ण चोरी हो गया। ठीक है, गोल्ड थेफ्ट मामले की जांच कर रही है कौन? आपका SIT विशेष जांच टीम। क्या है? कंदारू राजीव रू जो सबरीमाला अयप्पा मंदिर के वरिष्ठ तंत्री यानी मुख्य पुजारी, चीफ जो आपका पुजारी हैं वो थे, कि को क्या किया गया है, केरल के अलपुझा स्थित आवास पर निरीक्षण किया है। वहाँ ये है ना, कुल मिला के जो यहाँ जो मुख्य जो पुजारी थे ना, उनके यहाँ क्या है कि ऐसा मतलब SIT ने उनके पास मौजूद क्या किया है कि स्वर्ण आभूषण और अन्य कलाकृतियां जैसे आर्टिफैक्ट जो की सूची मतलब तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो ये आपका चोरी हुआ मतलब, और चीफ जो वहाँ वरिष्ठ तंत्री यानी मुख्य पुजारी थे, उनके यहाँ कुछ आभूषण मिले हैं, तो वही चेक करने के लिए ये न्यूज है। न्यूज हम लोग को जो पढ़ना है ना, सबरीमाला टेम्पल पढ़ना है, ये नहीं कि किसने चुराया और क्या किया, वो अलग मैटर करता है। तो सबरीमाला मंदिर जो है भगवान अयप्पा को है, और याद रखिएगा सोमनाथ किसको है, तो शिव भगवान को है। और ये किनको है? भगवान अयप्पा को है। स्थित जो है कहाँ है? पठानमिथिट्टा जिला केरल में है। पठानमिथिट्टा जिला केरल में है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबरी पहाड़ियों में ये स्थित है। जो हम लोग वेस्टर्न घाट पूरे अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। गाडगिल कमेटी, जो गाडगिल जी का अभी निधन हुआ है, आप लोग पीछे वाले जो क्लास है ना उसे आप जाके देख सकते हैं। ओके, भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्री वाले मंदिर में से एक है कौन? आपका ये सबरीमाला मंदिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवान अयप्पा से जुड़ी कुछ मान्यता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानते हैं कि क्या मान्यता है। भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या है ना, परंपरागत रूप से 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर विवाद रहता है। ठीक है, 41 दिवसीय व्रत मतलब व्रतम जिसको बोला जाता है, के बाद ही दर्शन की इसमें परंपरा है। पहले 41 दिन का आप व्रत कीजिए, उसके बाद इसको दर्शन कर सकते हैं। ओके, सबरीमाला मंदिर कब बनाया गया था, इसके बारे में क्या है ना कि दो स्तर पर जोर दिया जाए। एक तो पौराणिक और परंपरागत महान मान्यता है, और एक ऐतिहासिक या आधुनिक मतलब मॉडर्न फैक्ट है। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए जब आप GS हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये आर्ट एंड कल्चर के में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पौराणिक और धार्मिक मान्यता जो है, ये हम लोग देखते हैं क्या है कि मान्यता के अनुसार सबरीमाला मंदिर की स्थापना श्री ऋषि जो परशुराम जी थे उसने किया था। ठीक है ना, किसने? परशुराम जी ने। ये पौराणिक कहा जाता है कि भगवान अयप्पा ने स्वयं इस स्थान को तपवास के लिए चुना था, और बाद में परशुराम ने यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। ओके, तो ये है आपका पौराणिक। किसने? ऋषि परशुराम जी थे, उसने बनाए थे। ठीक है, और भगवान अयप्पा जो थे, जो जो ये मंदिर है अयप्पा को समर्पित है, ने स्वयं ही इस स्थान को क्या चुना था? तपवास के लिए। ओके, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। ऐतिहासिक
जो आपका आधुनिक तथ्य है, क्या कहता है, आधुनिक तथ्य पे हम लोग चलते हैं कि मंदिर का कोई सटीक प्राचीन निर्माण वर्ष ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रमाण मिला है, लेकिन माना जाता है कि मंदिर मध्यकाल से पहले ही अस्तित्व में था, यानी आपका प्राचीन में ही था। और 1950 में ये क्या हुआ था कि आग लगने से मंदिर में भारी मतलब क्षति हुई थी। इसके बाद क्या किया गया था कि 1950 से 1955 के बीच मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी जो थी, बनाया गया था, एक बोर्ड बनाया गया था, त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड, ठीक है, टीडीबी बोर्ड। ओके, तो ये आपका इसने ही करवाया था, केरल के सहयोग से ही करवाया गया था। तो इसमें प्रमुख जो ये हम लोग जान लेंगे कि कैसे इसका निर्माण हुआ। और इसमें प्रमुख पर्व या यात्रा एवं यात्रा काल जो होता है, क्या होता है कि मंडल पूजा होता है, जो नवंबर और दिसंबर में होता है। देखिए, मंडल पूजा जो होगा कब, नवंबर और दिसंबर में। और मकर विलक्कू, ठीक है, मकर विलक्कू जो अभी जनवरी में होगा, ठीक है, मकर विलक्कू जनवरी में होता है। और विशु जो होता है अप्रैल में होता है। मकर विलक्कू जो होता है हमारा मकर संक्रांति के जो हम लोग मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये मकर विलक्कू भी होता है आपका जनवरी में, और विशु अप्रैल में मनाया जाता है। इन अवसरों पर जो होता है करोड़ों श्रद्धालु जो होते हैं दर्शन करने आपको जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो मंदिर का प्रबंधन जो करता है त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड करता है। और केरल सरकार के अधीन ये क्या है, वैधानिक एक स्टेचुरी बॉडी है आपका त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड। ओके, पुजारी जो ही इसमें होते हैं, जो एक चीफ होते हैं, जो चीफ प्रीस्ट होते हैं पुजारी, जो तंत्री कहलाते हैं, अनुष्ठान के धार्मिक निर्णय जो अभी उनके यहाँ क्या मिला है, आभूषण जो अभी के हैं जो, ठीक है। अब सबरीमाला जो विवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जो देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है इसमें, तो क्या हुआ था कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस क्या होता है, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, 2018 का केस है। इसमें क्या कहा गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। पहले क्या था कि महिलाओं की अनुमति नहीं था। मुद्दा क्या था कि महिलाओं को वहाँ, अभी आप लोग पढ़े होंगे कि जिनकी एज जो है 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को अनुमति मतलब मंदिर में जाने का नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो अयप्पा जो है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। इसी कारण उनका जो ब्रह्मचर्य है, कहीं न कहीं ऐसा मान्यता है कि अगर जो 10 से और 50 वर्ष की अगर फीमेल जाते हैं तो उनकी नैष्टिक ब्रह्मचारी को कहीं न कहीं ठेस पहुँचेगी। इसलिए पुजारी लोग का ऐसा मान्यता है, इसलिए नहीं जाने देते। तो ये क्या-क्या आपका गया, कोर्ट में केस गया, मतलब ये इंडिया यंग लर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस हुआ 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दिया था। मुद्दा इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट बताया था कि आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि हर कोई अपना धर्म का मतलब वो उसका पालन करना, मानना, और कहीं भी वो मतलब धर्म को मतलब मंदिर में प्रवेश ये सब करना आपका है, ठीक है। तो उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। मामला ये एक संवैधानिक पीठ को भेजा गया था, ठीक है। अब ये इसमें आपका एमसीक्यू है कि सबरीमाला मंदिर का महत्व किससे संबंधित नहीं है। देखिए, क्या है कि नैष्टिक ब्रह्मचर्य की परंपरा तो है, ठीक है, 41 दिवसीय व्रत का भी है, और बौद्ध तीर्थ परंपरा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और संवैधानिक बहस भी इस पर हुआ, जिससे क्या हुआ, आर्टिकल 14 का मुद्दा आया सामने, और आर्टिकल 25 का। ओके, ये समानता का बात करता है, आर्टिकल 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा आज का अगला जो मुद्दा है, क्या है, न्यूज़ है, जो क्या है कि भारत रत्न इन न्यूज़। क्या हुआ है ना कि अभी जैसे ये कोई मैटर नहीं करता है, न्यूज़ थोड़ा-सा जान लेते हैं, तब आप लोग कनेक्ट हो पाइएगा कि जो जनता दल यूनाइटेड है ना, जो आपका बिहार में नीतीश जी का पार्टी है, तो उसमें क्या-क्या है ना कि बिहार में नीतीश जी को मतलब क्या है कि भारत रत्न देने के संदर्भ में क्या हुआ है कि देने की माँग हो रही है, ठीक है? जिससे क्या हुआ कि उनके जो वरिष्ठ नेता है ना केसी त्यागी, उनके द्वारा मतलब क्या किया गया कि इसका विरोध किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न जो दिया जा रहा है आपका, उसका क्या है, इन्होंने विरोध किया है। ओके, तो कौन है आपका, ये भारत रत्न देने की मांग से औपचारिक रूप से दूरी बना ली है। पार्टी का नेतृत्व ने स्पष्ट कहा है कि यह मांग व्यक्तिगत राय है, ठीक है।
ये मतलब जो मांग है पार्टी का, इसमें कोई भी आधिकारिक संबंध नहीं है, ऐसा पार्टी का है, ठीक है। हम लोग के लिए वो न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। भारत रत्न क्या है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के प्रति असाधारण सेवा या योगदान देने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? आपका 1954 में हुआ था। अब प्रारंभकर्ता कौन है? भारत सरकार द्वारा किया गया था। अब प्रदान कौन करता है? आपका और राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और सिफारिश कौन किया जाता है? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो करते हैं आपका सिफारिश, और इनके जो कैबिनेट के सलाह पर ही किया जाता है। तो पूरी कैबिनेट मिलकर क्या लेते हैं आपका नाम को, मतलब आपका नाम नॉमिनेट करते हैं, और जो क्या करेंगे आपका सिफारिश करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, और ये जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ही मतलब ये सम्मान देते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं आपका इसके बारे में, भारत रत्न के बारे में। तो देखिए क्या है ना, इससे आपका पूरे भारत रत्न का जो है ना, आपको कभी मतलब बहुत बार होगा कि आपको टेंशन होता होगा कि भारत रत्न पढ़ना है ये, तो इससे क्या है, कनेक्ट करके आप स्टैटिक्स पोर्शन भी हमारे साथ आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें करंट ही पढ़ाया जाता है। करंट तो आपका एक मुद्दा होता है कि चलिए अभी क्या हुआ, जैसे सोमनाथ में क्या होगा, शौर्य यात्रा निकला, ठीक है। सबरीमाला का क्या हो गया आपका, क्यों आया? क्योंकि एसआईटी वहाँ जाँच कर रहा है, क्योंकि वहाँ चोरी हो गया, ठीक है। मतलब आपका जो भी है मैटर अभी तक पढ़े हैं। अभी इसमें क्या आ गया कि आपका भारत रत्न के बारे में तो मुद्दा क्या हुआ कि आपको मे भी हो सकता है कि नीतीश जी को मिलेगा, तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, अभी हाल-फिलहाल में भारत रत्न के से सम्मानित किन्हें किया गया, तो ये आपका एक न्यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये भी आपका काम है, लेकिन जब वो उनको मिल जाएगा तो, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है आपको ना विस्तृत कैसे करके पूछता है कि आपको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। हाल ही में क्यों चर्चा था, किसके लिए मिला, भारत रत्न क्या है, तो ये आपको भारत रत्न के बारे में पूछता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी ये लगा, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आज आप पूरे डिटेल में जान जाओगे कि भारत रत्न कैसे क्या दिया जाता है, क्या प्रोसेस, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता करते हैं कि मतलब चलते हैं। शुरुआत में सीमित था, लेकिन अब क्या है, किस-किस में दिया जाता है, कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है, राष्ट्र निर्माण में दिया जाता है, ठीक है। तो और पहले क्या था, सीमित था। इसमें कोई औपचारिक मानदंड तय नहीं किया गया है। इसे विवादास्पद जो बनाता है यही है कि कोई औपचारिक इसका मापदंड नहीं है किसी को भी। जैसे ये सरकार पे डिपेंड करता है, मतलब कैबिनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन पात्र होता है? तो भारतीय नागरिक होगा जो, विदेशी नागरिक भी, जैसे नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। जैसे नेल्सन मंडेला को कब मिला था? 1990 में। इनको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यह किसी भी पद या प्रोफेशनल से जुड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पद प्रोफेशनल से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है? और इसका जो संख्या संबंधी नियम जो है, मान लें कितना, मतलब एक होता है ना कि 1 वर्ष में, जैसे आपका ऑस्कर 1 से 3 लोगों तक दिया जा सकता है, ठीक है? ऑस्कर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ऑस्कर हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, भारत रत्न आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करते जितना भी है आपका जो भी है उसके बारे में आप करंट के साथ आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है? समानता क्या है? यही होता है एग्ज़ाम का तैयारी करना, ठीक है? जो आपका करंट से लिंक करके आपको क्या है, आपको स्टैटिक्स पोर्शन भी आप जानकारी ले लीजिएगा, और प्लस में आपका जो भी है आप यहाँ से आप कनेक्ट करिएगा, तभी आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। और ये होता है ना कि आपका सब्जेक्ट का अगर नॉलेज रहता है, तो जैसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो कहीं न कहीं ये आपका जो भी पढ़े हैं, पहले से सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं, तो उनको रिवीज़न भी हो जाता है, ठीक है? समानता क्या है कि 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ये कौन? आपका भारत रत्न। कुछ वर्षों में एक भी नहीं दिया गया है, जैसे 2020 से 23 तक कोई भी, मतलब अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि हर वर्ष देना ही है। ठीक है? संवैधानिक स्थिति क्या बताता है इसमें कि भारत रत्न संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न क्या संविधान में उल्लिखित है? तो ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है? आपका यह टाइटल नहीं है, ठीक है? बल्कि सम्मान है। इसलिए आर्टिकल जो आपका देखिए यहाँ पे दे दिया है, आर्टिकल 18 जो है टाइटल का निषेध करता है। आर्टिकल 18 क्लॉज़ 1 जो है टाइटल्स का निषेध का उल्लंघन करता है, ठीक है?
का उल्लंघन मतलब नहीं करता है। ये जो है भारत रत्न जो है कोई मतलब क्या है टाइटल नहीं है, उपाधि नहीं है, इसलिए ये उल्लंघन नहीं करता है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारत रत्न को नाम के आगे या पीछे की उपाधि की तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। आपका इसमें थोड़ा-सा प्रमुख फैक्ट क्या है, थोड़ा-सा मेन फैक्ट आप याद रखिएगा थोड़ा, ये जानकारी ज़रूरी है आपको। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सी राजागोपालाचार्य थे, जो 1954 में किए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, इन लोग तीनों को पहली बार जब 1954 में दिया गया था, तब इनको ही दिया गया था, सी राजागोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, ओके? आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्या कह रहा है कि इसमें ये और एक याद रखना है कि पहला मरणोपरांत किसको मिला था? तो मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, ठीक है। एकमात्र खिलाड़ी किनको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में। जो सबसे कम उम्र वाले के सचिन तेंदुलकर को ही थे, जो 40 वर्ष के थे, जो अभी तक सबसे कम उम्र के हैं। और सबसे अधिक उम्र वाले को कौन है? आपको मिला है नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, जो 2019 में दिया गया है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ये फैक्ट है। और इसमें विवाद और आलोचना क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, राजनीतिक पक्षपात का हमेशा आरोप लगा है, ठीक है। जब अगर कांग्रेस रहती है तो कांग्रेस का आरोप लगता है। जब 2014 में जो आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, तो उस समय भी कांग्रेस को आरोप लगाया गया था, कांग्रेस। तो इसमें राजनीतिक पक्षपात जो होता है ना, लगता ही लगता है। क्षेत्रीय संतुलन की भी इसमें कमी होती है, जीवित राजनेताओं को देने पर भी विवाद हो जाता है, ठीक है। यह मुद्दा जो है इथिक्स और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप पढ़िएगा ना इथिक्स और गवर्नेंस, तो उसमें जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपके लिए एमसीक्यू रखा गया है, ठीक है। तो आप जो पहले पढ़े हैं, मतलब आगे पढ़ चुके हैं, भारत रत्न के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये सही है। इसे संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, सेकंड हमारा कथन गलत है। ये केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 1990 में हमारा क्या दिया गया था? आपका नेशनल मंडेला को दिया गया था, नेशनल मंडेला, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है आज का अगला जो न्यूज है, क्या बोल रहा है कि तेलंगाना ऑर्डर्स हॉल्ट ऑन कॉफ सिरप लेस्ड विथ इथिलाइन जो है, इथिलीन जो ग्लाइकोल है, उस पर क्या है कि पाया गया है आपका कफ सिरप में। क्या है आपका न्यूज है? तेलंगाना ड्रग कंट्रोल जो प्रशासन है, डीसीए है, ने आलमंड किड सिरप जो है, आलमंड किड सिरप के एक बैच पर रोक लगा दिया गया, स्टॉप यूज नोटिस जारी कर दिया गया है। मुद्दा मुख्य बिंदु क्या है इसमें? कारण क्या है कि जो सिरप है ना, सिरप में टॉक्सिक एथिलीन जो ग्लाइकोल है, वो पाया गया है, ठीक है। इसमें जो जांच किया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो सीडीएससीओ है, उसने किया है। ईस्ट जोन कोलकाता ने सैंपल टेस्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है कि पहले तो हम लोग जानते हैं कि इथिलीन जो ग्लाइकोल है ना, वो क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H6O2 होता है, ठीक है। आप ये रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। अब प्रकृति नेचर में कैसा होता है? रंगहीन होता है और मीठा स्वाद वाला तरल, मतलब स्वीट टेस्टिंग आपका होता है, ठीक है। आपका लिक्विड की तरह होता है। सामान्य नाम क्या है इसका? ग्लाइकोल है, या मोनो इथिलीन ग्लाइकोल बोला जाता है, जिसको MEG बोला जाता है। विशेषता इसका क्या है, ये भी जानते हैं कि ये क्या होता है ना, पानी में घुलनशील होता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो ग्लाइकोल होता है या मोनो इथिलीन जो ग्लाइकोल होता है, वो क्या होता है आपका? पानी में घुलनशील होता है, नमी अवशोषक होता है, हाइग्रोस्कोपी होता है, ठीक है। ये भी याद रखिए, जमे हुए पानी को पिघलाने में मदद भी करता है। जो एथिलीन ग्लाइकोल है अत्यंत विषैली होता है, जो किडनी आपका फेलियर या मौत तक का खतरा भी बना देता है। इसमें इसीलिए क्या है, बच्चों के मामले में ये क्या है, एलर्जी और सामान्य सर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली जो दवाओं में इसका होना खतरनाक माना गया है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा अत्यंत विषैली होता है जो किडनी फेलियर या मौत तक का भी खतरा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है मुख्य उपयोग इसका क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल का? तो इसमें क्या होगा, एंटी फ्रीज जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए, जैसे आपका एंटी फ्रीज या कूलेंट के लिए, वाहनों और मशीन में रेडिएटर फ्लूइड जो के रूप में इसको किया जाता है। तापमान कम होने पर भी ये तरल बनाता है, ये आप ये पीछे पढ़े थे, ठीक है।
और हाइड्रोलिक जो फ्लूइड्स होता है और ब्रेक फ्लूइड्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, पॉलिस्टर फाइबर प्रोडक्शन में किया जाता है, पीईटी बोटल्स में किया जाता है, ठीक है। आपका सिंथेटिक फाइबर में प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी आपका उपयोग होता है। लेकिन कभी कभी सॉल्वेंट या एक्सपेंट जो होता है के रूप में इसका उपयोग करना होता है, लेकिन इसका सुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सुरक्षित नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या है कि सुरक्षित नहीं है आप अगर आप इस चीज में कभी सॉल्वेंट के रूप में करते हैं तो, ठीक है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलू क्या है हमारा, तो इसमें क्या है कि चिल्ड्रन के लिए जो अत्यंत विषैली होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब अत्यधिक इसका सेवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे उल्टी होगा, मतली होगा, सिर दर्द होगा, चक्कर होगा, किडनी फेलियर होगा, मृत्यु तक खतरनाक, मतलब ये कारण बन जाता है। इसका खतरनाक कारण जो है आपका मीठा स्वाद होना, बच्चों द्वारा गलती से पी जाता है लोग। सिरप और मेडिसिन में मिलावट जानलेवा साबित हो सकता है, जो अभी तेलंगाना में ये मिलावट किया गया है, ठीक है। इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे दवाओं को देखने के लिए कौन होता है, तो आपका ये होता है आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 1940 के तहत देखा जाता है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत किया जाता है। दवा में जब खतरनाक पदार्थ पाए जाने पर तत्काल ये रोक लगाता है। इस मतलब एक्ट के तहत राज्य और केंद्र की ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कार्रवाई करने का ये अधिकार देता है कौन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। CDSCO के तो राष्ट्रीय स्तर पर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली एक संस्था है, और राज्य में भी आपका ड्रग्स कंट्रोल जो आपका के साथ मिलकर ये काम करता है, ओके। राज्य के CDA के साथ आपका CDSO क्या है, आपका CDSCO जो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका पूरा नाम है। और ये कब हुआ था, आपका स्थापना 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है आप याद रखिएगा CDSCO का, तो नई दिल्ली है। और मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में जो दवा है ना और वैक्सीन है और बायोलॉजिक है, आपका मेडिकल डिवाइस और रेडियोलॉजिक उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसकी जो संगठनात्मक जो ढांचा है, आपका स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है, वो क्या देखते हैं कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक होता है, जो प्रमुख इसका अधिकारी होता है, जिसको DCGI बोलते हैं। और CDSCO जो है केंद्र और राज्य के ड्रग कंट्रोल अधिकारियों के साथ काम करता है। राज्य स्तर पर होता है स्टेट ड्रग कंट्रोलर, ठीक है, जिसको ये तो DCA होता है, ठीक है। इसका केंद्र स्तर पर क्या है करता है, ये क्या कर देगा, आपका क्लिनिकल ट्रायल से अप्रूवल देता है, लाइसेंसिंग देता है, ड्रग क्वालिटी सर्विलांस करता है, ओके। प्रमुख इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो प्रमुख जिम्मेदारी जो है आपका यही है कि ये लाइसेंस एंड अप्रूवल अनुमति देता है, नई दवाओं और मेडिकल डिवाइस जैसे के लिए क्लिनिकल ट्रायल चलाता है, मार्केटिंग अप्रूवल को रेगुलेट करना इसका ये प्रमुख जिम्मेदारी है। और एक क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, जैसे दवाओं की संपूर्ण जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी करेगा। और बैच टेस्टिंग, जैसे आपका तेलंगाना सिरप की जो केस आया, उसका क्या है, आपका बैच टेस्टिंग किया गया। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट क्या है, अनसेफ या कंटेनमेंटेड जो ड्रग्स है उस पर क्या करता है, रिकॉल करता है, बैन करता है, उसको स्टॉप यूज नोटिस चिपकाता है, ठीक है। जैसे आपका अभी जो है एथिलीन जो ग्लाइकोल है, कंटेनमेंटेड जो है आपका कर दिया है आलमंड किड सिरप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस भी जारी करता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया जो होता है शेड्यूल आपका गाइडलाइंस के अनुसार फैक्ट्रीज एंड ड्रग्स की मानक की भी ये जांच करता है। तो ये हमारा क्या था आपका CDSO के बारे में, CDSCO के बारे में। अब CDSCO के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक MCQ है, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं कि CDSCO के संबंध में आपके सही कथन चुनिए। तो यह भारत में दवा और मेडिकल डिवाइस की गुणवत्ता की निगरानी करता है। तो ये क्या है हमारे लिए, ये पहला ही इसका ए ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ना कि मुंबई में है, ठीक है। आपका ये केवल राज्य स्तर पर काम करता है, नहीं आपका सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों पे काम करता है। ये केवल वैक्सीन के लिए जिम्मेदार है नहीं, बहुत मतलब दवाओं को निगरानी करता है, आपका उसकी गुणवत्ता चेक करता है, मेडिकल डिवाइस की निगरानी करता है। तो ये आपका बहुत सारे इसके काम है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हमारा एक मुहिम है 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और आप शेयर कीजिए और भी लोगों को जोड़िए। और अभी आपके लिए जस्ट आपको लगभग आपको 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने में उतना टाइम तो लगेगा, 3 से 4 5 बजे तक आपको एक मैराथन क्लास मिलेगा, जो आपको पूरे आपका आपका यूपीपीसीएस हो गया, जो एआरओ और आरओ के लिए जो आने वाली है, उसके उसके लिए भी आपको जीएस जो है आपका जनरल स्टडी जो है आपके वहाँ से एमसीक्यू उसके लिए आ रहा है, ठीक है। आपका 72वीं जो बीपीएससी है उसके लिए ये मैराथन क्लास इम्पोर्टेंट है। आपका 14th जो जेपीएससी अभी निकाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी है और भी अन्य जैसे बीपीएससी है, डीओ है, आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ये भी होने वाला है, झारखंड में भी है एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी में भी एग्ज़ाम। तो ये जो है ना, ये जो भी एग्ज़ाम में आप जीएस के दिन जो भी है ग्रेजुएट लेवल का, सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग मैराथन क्लास ज़रूर देखिएगा, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, मैं बहुत जल्द ही आपके लिए मतलब आज 4 बजे तक आपको अपलोड कर दिया, जो 3, 4, 5 घंटे के क्लास से कम नहीं होगा, ठीक है। तो और जिनको भी बिहार स्पेशल वाले जो पढ़ना है ना, उनके लिए भी एमसीक्यू मैं करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, ओके। तो बैक टू बैक आज आपके लिए मैराथन क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।